यस सर। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को किस प्रकार से जो है कम किया जा सकता है। आज हमारा टॉपिक है फटीग फेलियर। फटीग फेलियर ये एक प्रकार का फेलियर है। कोई भी कंपोनेंट मशीन का या कहीं भी लगा हुआ हो, वो क्या होता है, अगर फेल हो जाता है तो ये देखा जाता है कि वो किस प्रकार से फेल हुआ हो। स्टैटिक लोडिंग में फेल हुआ है या फटीग फेलियर है। सपोज दैट कोई किसी बीम के ऊपर कोई लोड लगातार लगा हुआ है, या हम ये कहें कि कुछ वेट उसके ऊपर रखा रखा गया है। 100 न्यूटन का वेट उस पर रख दिया। उस वेट में कोई भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आ रहा समय के साथ में, वो कंटिन्यूअस बीम पे लगा हुआ है कॉन्स्टेंटली। और अगर बीम फेल हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि स्टैटिक फेलियर। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, या ये कहें कि लगभग इंजीनियरिंग के 90% कंपोनेंट्स इस प्रकार के हैं जिसपे स्टैटिक लोडिंग तो आती ही है, साथ में वेरिएबल लोडिंग भी आती है। यानी लोड्स जो है कंटिन्यूस क्या क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो फटिग फेलियर के जो डेफिनेशन है यहाँ देखिए आप। फटिग फेलियर इज डिफाइंड एज द फ्रैक्चर अकर्ड while a repeated load or cyclic load is applied. This fracture can be regardless of the material type, whether it is ductile or brittle material. यानी कि वह फ्रैक्चर कंपोनेंट का वो फ्रैक्चर या इस प्रकार से कंपोनेंट फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी किस वजह से, रिपीटेड लोड लगने की वजह से। अब ये रिपीटेड लोड लगने की वजह से जो कंपोनेंट फेल हुआ है उसका मटेरियल के टाइप से कोई भी मतलब नहीं है कि मटेरियल डक्टाइल है, मटेरियल ब्रिटल है, उससे कोई भी संबंध नहीं है। बस ये देखा जाता है कि मटेरियल फेल हुआ है आपका साइक्लिक लोडिंग में। अब साइक्लिक लोडिंग इसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फटिग लोडिंग। टाइप्स ऑफ फटिग लोडिंग देखो, एक बार हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हैं। देखो, फुल्ली रिवर्स्ड, रिपीटेड और फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग। मैंने कहा कि 100 न्यूटन का लोड है, या मैं कहूंगा एक 1000 किलो का पत्थर आपके बीम के ऊपर लगा हुआ है। उसको हम कोई भी उसका वेरिएशन नहीं ला रहे हैं या उसको कहीं भी जगह परिवर्तन नहीं कर रहे, तो वो एक डेड वेट हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फुली रिवर्स लोडिंग किस प्रकार की होगी, तो उसके अंदर जैसे आप कभी कभी हम वायर को तोड़ते हैं, तो वायर को एक बार आप एक साइड में घुमाते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं आप, जिस प्रकार से ये जो वायर का मैंने बताया है, इसको तोड़ना है हमको, खींच के नहीं तोड़ना है। तो हम कैसे करें, उसको तोड़ने के लिए दूसरा जो तरीका हम लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एक बार बेंड करते हैं एक साइड में और दूसरी बार दूसरी साइड में बेंड करते हैं। इस प्रकार कई बार उसको बेंडिंग हम करते जाते हैं। ये हम वायर हो या कोई लकड़ी हो या और भी कुछ हो, इस प्रकार का तोड़ने के लिए हम इस प्रकार का बार बार उसको क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, यानी कि साइक्लिक लोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो कंपोनेंट के जो फाइबर है, इसके रेसे वो कंप्रेशन में आएंगे, कंप्रेशन के अंदर आएंगे, और दूसरी बार आएंगे इसके टेंसाइल फोर्स के कंप्रेशन में आएंगे। इस प्रकार जब हम तोड़ते हैं तो आप देखते हो कि अगर हम उसी वायर को खींच के तोड़ना है तो वो टूटेगा नहीं। आप फुल जो है अपना जितनी कैपेसिटी है वो आप अप्लाई कर देते हो। लेकिन आप इस प्रकार से उसको मरोड़ते हो, साइक्लिक लोडिंग करते हो, तो उसको आप इजीली तोड़ देते हो। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल तो फेल हो रहा है, ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। तो कंपोनेंट के ऊपर लोडिंग इस प्रकार की भी आ सकती है जब वो कहीं ना कहीं
उपयोग में आ रहा हो, उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो रहा हो, तो इस प्रकार की लोडिंग आ सकती है कि उसमें एक बार आपका कंप्रेशन लोडिंग और एक बार टेंसाइल लोडिंग। तो इस प्रकार के जो फेलर होता है, इस प्रकार का कोई भी कंपोनेंट जो फेल होता है उसको बोलते हैं आप फटिग फेलर। इसके अंदर कंपोनेंट अपनी जो क्षमता है, जिस स्ट्रेस पे वो खींचने से टूटता है, उससे लगभग आधे स्ट्रेस पे ही फेल हो जाता है। ये कई कई बार कई मटेरियल्स तो ऐसे हैं कि वो आधी से भी कम स्ट्रेस पे फेल हो जाते हैं। जैसे हम स्टील की बात करें तो स्टील को अगर स्टील को सपोज दैट 100 न्यूटन फोर्स पे वो खींचने से फेल हो रहा है, तो लगभग आधे 50 न्यूटन पे ही वो इस प्रकार से साइक्लिक लोडिंग पे फेल हो जाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी आधी हो गई। यानी कि हमको अगर उसको जहां यूज करना है, जहां साइक्लिक लोडिंग लग रही है, एक बार कंप्रेशन लोड आ रहा है, एक बार टेंसाइल लोड आ रहा है, तो हमको उसकी स्ट्रेस को कम रखना होगा। अगर उसकी कैपेसिटी के अनुसार हमने रख दिया तो वो कंपोनेंट फर्स्ट टाइम में फेल हो जाएगा। तो ये दो तीन लोडिंग है जो नॉर्मली हमारे जो मशीन्स है उसमें ये देखी जाती है कि किस प्रकार की लोडिंग है। फर्स्ट लोडिंग है हमारी फुली रिवर्स लोडिंग। फुली रिवर्स लोडिंग में देखो प्लस और माइनस जीरो का जो हमारा ये बना हुआ है ग्राफ में, आप जो वेव बनी हुई है इस वेव में क्या दिखाया गया है कि एक बार प्लस में वेव जा रही है और एक बार माइनस में वेव जा रही है। जो जो वेव प्लस में जा रही है उसका मतलब यह है कि टेंसाइल लोडिंग हम दिखा रहे हैं उधर, और इधर जो अगर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है उसको मतलब है कि कंप्रेशन में लोडिंग। जिस प्रकार से सब मैं ये कहूं कि आपने तार को या जो वायर है उसको एक तरफ मरोड़ा तो उसको आप प्लस में कह सकते हैं, और दूसरी तरफ मरोड़ा उसको माइनस में कह सकते हैं। इस प्रकार एक बार प्लस और एक बार माइनस, यह एक साइकिल हो गई। दिस इज द वन साइकिल ऑफ लोडिंग। फुली रिवर्स लोडिंग की एक साइकिल हो गई। ऐसे कितनी बार आप करते रहते हैं जब जाके आपका वायर टूटता है। तो दिस इज द फुली रिवर्स साइकिल। इसके अंदर सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम दोनों की वैल्यू सेम रहती है, बस नेचर उसका अलग रहता है। तो जो सिग्मा मीन रहती है, सिग्मा मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो सिग्मा मैक्सिमम एक माइनस हो जाएगा सिग्मा मिनिमम, और इसका करोगे तो आप जीरो आ जाएगी आपकी। दूसरी रिपीटेड लोडिंग, सेकेंड टाइप की लोडिंग क्या हो सकती है कि रिपीटेड लोडिंग। रिपीटिंग लोडिंग क्या होगा, कोई ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर से कोई गाड़ी निकल रही है, कोई गाड़ी पास हो रही है, तो क्या क्या हुआ कि एक बार तो उसके ऊपर पूरा वजन आ गया, एक बार वो गाड़ी पास हो जाती है, उस ब्रिज से पास हो जाती है, तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता। ये मैं कहूं कि आप चलते हैं तब आपका पैर जब आप पैर अपना रखते हो तो पैर पे धीरे धीरे वजन आता है और एक बार कंप्लीटली हो जाता है। पूरा जब वजन हो जाता है तो आप सेकंड पैर उठाते हो और धीरे धीरे क्या करते हो, दूसरे पैर पे यानी कि आपकी बॉडी जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी का जो लोड क्या है, एक पैर पे आता है फिर शिफ्ट होता है दूसरे पैर पे। तो क्या हुआ, जीरो से एक पैर के ऊपर लोड जीरो से फुल जो कैपेसिटी के अंदर आता है और फुल कैपेसिटी से धीरे धीरे जीरो में आता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया आपका रिपीटेड लोडिंग हो गई, यानी कि कोई भी जो कंपोनेंट है उसके ऊपर एक बार तो लोड आएगा और एक बार कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये आएगा किस प्रकार से, जो है स्लो मोशन में आएगा, टाइम के साथ में धीरे धीरे आएगा। जैसे मैं किसी भी चीज को आप फोर्स लगाना है, उसको आप दबाइए अंगूठे से या हाथ से किसी, और उसको दबाया, फिर आपने रिमूव किया, उसके ऊपर कंपोनेंट के ऊपर कोई लोड नहीं है, फिर आपने दबाया तो लोड आ गया। ये रिपीटेड लोडिंग, यानी कि इसमें
किस प्रकार का हो सकता है? या तो आप किसी चीज को दबा रहे हो और फिर उसको छोड़ रहे हो, तो उसके ऊपर लोड आ गया फुल कंडीशन में, एक बार कंप्लीटली उसके ऊपर कोई लोड नहीं है। अब ये टेंसाइल लोड भी हो सकता है, ये टेंसाइल लोड भी हो सकता है, और ये कंप्रेसिव लोड भी हो सकता है, ये शियर लोड भी हो सकता है। जब आप कंपोनेंट को दबाओगे, उसके ऊपर फुल लोड लोगे, यानी कि कंप्रेसिव लोडिंग कर रहे हैं आप, फिर आप उसको फोर्स रिमूव कर दोगे, जीरो फोर्स हो जाएगा। अगर आप किसी कंपोनेंट को खींच रहे हैं फिर उसको छोड़ रहे हैं, तो एक बार फुल लोड है और एक बार जीरो। ये रिपीटेड लोडिंग, यानी कि एक ही कंडीशन में या तो आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, या शियर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग रहा। फुली रिवर्स में क्या हो रहा था कि एक बार लोड आप खींच रहे थे यानी टेंसाइल था, एक बार कंप्रेसिव था। फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग, फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग के अंदर क्या है कि लोड जो एक बार अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर लगेगा और उस कैपेसिटी का कुछ मात्रा में वो कम हो जाएगा। जैसे ये कहें कि 100 न्यूटन का फोर्स किसी पर्स के ऊपर लग रहा है, या किसी टेबल के ऊपर आपने रखा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो आप, या 100 किलो का वजन आप रख रहे हो, उसमें से 50 किलो आपने धीरे धीरे रिमूव कर लिया है, फिर आपने 50 किलो ऐड कर दिया है, तो क्या हो रहा है, वो टेबल के ऊपर या जो भी कंपोनेंट को उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड 100 किलो का एक बार फुल लोड आ रहा है, और एक बार धीरे धीरे आके कितने पे रुक जाता है, 50 न्यूटन पे। या ये कहें कि दो लोग हैं या चार लोग हैं जो एक रस्से को खींच रहे हैं या वायर को खींच रहे हैं, यानी दोनों तरफ से टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, दोनों तरफ दो दो लोग खींच रहे हैं, एक आदमी 100 न्यूटन का फोर्स के साथ खींच रहा है, यानी कि दोनों तरफ कितने न्यूटन के साथ में खींच रहा है रस्सा, 200 न्यूटन के साथ में, एक तरफ 200 न्यूटन के साथ में, दूसरा 200 न्यूटन के साथ में, यानी कि जो रोप है वो अपनी मेन कंडीशन के अंदर है, वही है। लेकिन दोनों तरफ से अगर एक एक आदमी मैं रिमूव करता हूं, तो जो रोप है उसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ रह जाएगा, और फिर से हम ऐड करते हैं तो वही लोड उसके ऊपर रहेगा। यानी कि लोड कंपोनेंट के ऊपर कंटिन्यूअस लगा रहेगा, लेकिन उसकी कुछ अमाउंट जो है कम हो जाएगी। दिस इज द फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग। तो हम जितने भी मशीनरी हमारे पास है दुनिया में, वर्ल्ड में, उस कोई भी ऐसी मशीनरी है, हर मशीनरी पे कई प्रकार की लोडिंग हो सकती है। ये एक मशीन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स में कई फुली रिवर्स्ड कंपोनेंट्स हो सकता है, कई रिपीटेड लोडिंग के अंदर हो सकता है कोई कंपोनेंट फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग में हो सकता है। तो इस प्रकार की लोडिंग्स उस कंपोनेंट को फेल कर सकती है फटिग के अंदर। इस प्रकार की जब लोडिंग आती है तो जो कंपोनेंट फेल होता है उसको बोलते हैं आपकी फटिंग लोडिंग। और वो फटिग जो स्ट्रेस पैदा होती है वो बहुत उसकी जो कैपेसिटी है मटेरियल की, अल्टीमेट स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए मैंने बताया था कि यील्ड स्ट्रेस हो गई या अल्टीमेट स्ट्रेस हो गई, जिसके लिए कंपोनेंट को हम डिजाइन करते हैं कि स्टील की 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्षमता है स्ट्रेस लेने की, यील्ड स्ट्रेस। लेकिन अगर वो कंपोनेंट आपका फुली रिवर्स्ड में या रिपीटेड लोडिंग में या फ्लेक्सिबल लोडिंग में काम में आने वाला है, तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि 350 की जगह ये कितना हो जाएगा, 200 के आसपास वो जो फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग के उसकी स्ट्रेस हो जाएगी, वो 200 या 175 के आसपास वो फेल हो सकता है। तो उसके अंदर स्ट्रेस हम इतनी रखते हैं, हाफ के लगभग। ये स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड रेशियो, स्ट्रेस रेशियो दिया हुआ है। जो परिभाषा है फटिग लिमिट और फटिग स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेस एट विच फेलर अकर्स after a specified number of completely reversed loading cycles such as 500 millions as in the case of aluminium। फटिग लिमिट क्या हुई या फटिग स्ट्रेंथ, the state at which the failure occurs after a specified number of completely reversed loading cycles, यानी वह स्ट्रेस
जिसके ऊपर जो कंपोनेंट है या मटेरियल है वो फेल हो जाता है किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग की जो साइकिल्स है उसके ऊपर। जैसे मैं कहूं कि एल्युमिनियम के लिए कितनी है 500 मिलियन। 500 मिलियन आप एक बार उसको टेंसाइल में और कंप्रेसिव में करोगे तो वो क्या हो जाएगा 500 मिलियन साइकिल्स पे वो फेल हो जाएगा। इसके लिए एक स्पेसिफाइड इसकी स्ट्रेस है, यानी कि वह स्ट्रेस की वह वैल्यू जिसके ऊपर आके 500 मिलियन की साइकिल्स के आके ऊपर वो फेल हो जाता है। इसके साथ में एक और चीज है इंड्योरेंस लिमिट। दोनों अलग अलग है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार और लगभग एग्जाम्स में भी आती है। आपके डिप्लोमा में 2 नंबर के इनके क्वेश्चंस आते हैं इसके परिभाषा के। एंडोरेंस लिमिट क्या है? द स्ट्रेस बिलो विच फेलर नेवर अकर्स even for an indefinitely large number of completely reverse loading cycles as in the case of steel। एक ग्राफ में नीचे आपको बता रहा हूं, नजर आ रहा आपको ग्राफ? ये देखो ग्राफ है। इस ग्राफ में दिखाया हुआ नंबर ऑफ साइकिल्स और एक तरफ पर स्ट्रेस। तो नंबर ऑफ साइकिल और स्ट्रेस, स्ट्रेस का इस साइड में आपकी स्ट्रेस ये नजर आ रही है और ये स्ट्रेस है और इस तरफ क्या है नंबर ऑफ साइकिल्स 10 की पावर 3 के अंदर। देखो स्टील की बात करें तो स्टील की स्ट्रेस आपका जो एसआई न्यूटन आपकी के एस आई है, यहां हम बात करें तो कितनी है लगभग 47 के आसपास 47 के एस आई कितनी साइकिल्स पे है 10 टू पावर 4, यानी 10,000 साइकिल्स के लिए 10,000 साइकिल्स अगर आप कंप्लीट करते हो रिवर्स लोडिंग की, रिवर्स लोडिंग एक बार कंप्रेशन और एक बार टेंसाइल के अंदर, तो 10 की घात 10,000 साइकिल्स पे अगर आपकी 47 के ऐसा स्ट्रेस है तो ये फेल हो जाएगा। 47 के ऐसा स्ट्रेस पे 10 टू पावर 4 के ये स्टील आपका फेल हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार से नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होती जाती है तो स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होती जाती है। यानी कि वह स्ट्रेस, ये स्ट्रेस कौन सी है? वह स्ट्रेस जिसके ऊपर कंपोनेंट फेल हो जाता है। इतनी साइकिल्स के बाद में आपका कंपोनेंट फ्रैक्चर आ जाएगा, उसमें वो टूट जाएगा। तो एक पॉइंट यहां अगर हम आके देखते हैं तो देखो 30 के ऐसा स्ट्रेस पे आके जो साइकिल्स की तो संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन स्ट्रेस कम नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर 30 के ऐसा ही स्ट्रेस के ऊपर हम कितनी भी साइकिल्स बढ़ाएं, यानी कि उसका जो कंपोनेंट की लाइफ कितनी भी हम आगे बढ़ाएं, वो कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेगा, वो कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये माने कि 10 की घात 7 10 टू पावर 7 पे हम स्ट्रेस रखना चाहें 35, तो ये कंपोनेंट ब्रेक कर जाएगा, ये कंपोनेंट ब्रेक कर जाएगा। लेकिन हम 30 के आसपास 30 इसकी स्ट्रेस रखते हैं और 10 टू पावर 6 की साइकिल्स रखे, 10 टू पावर 7 10 टू पावर 8, यानी कि जितनी भी साइकिल्स हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हो, इस पे कंपोनेंट आपका फेल नहीं करेगा। तो इंड्योरेंस लिमिट उसको दैट इज द इंड्योरेंस लिमिट, वो कंपोनेंट की या उस मटेरियल की, वो उस मटेरियल की इंड्योरेंस लिमिट है। इंड्योरेंस लिमिट यानी कि वह स्ट्रेस जिसके नीचे मटेरियल की कितनी भी साइकिल्स लोडिंग साइकिल्स हो, हमारा मटेरियल कभी भी फेल नहीं होगा।
दो इसमें देखो, दो मटेरियल से, एक स्टील का दिखाया हुआ है, एक एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम के लिए ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है जहां ये जो इंडोरेंस लिमिट जनरेट हो या इंडोरेंस लिमिट बताई गई हो। यहां क्या आ रहा है आपका, यहां तो जिस प्रकार से साइकिल्स कम बढ़ाते जा रहे हैं, आपको स्ट्रेस कम करना पड़ रहा है। Stress is continuously decreasing as the number of cycles is increasing to stop the fracture। अगर आप ये चाहते हैं कि फ्रैक्चर नहीं हो मेरे मटेरियल के अंदर, तो आपको नंबर ऑफ साइकिल्स आप बढ़ाते जा रहे हो। जितना लंबा टाइम आप कंपोनेंट मटेरियल को रखोगे बिना टूटे हुए, उतने आपको स्ट्रेस कम रखनी पड़ेगी कंपोनेंट के अंदर। तो endurance limit, the stress below which failure never occurs even for an indefinitely large number of completely reverse loading cycles as in the case of steel। आपको ये एग्जांपल देना है इसके, यानी कि वह स्ट्रेस की वह लिमिट जिसके नीचे अगर स्ट्रेस रखी जाए तो लोडिंग की साइकिल्स कितनी भी आप रखो, वो मटेरियल कभी भी फेल नहीं होगा। और फटीग लिमिट क्या है? फटीग लिमिट वह है जिसके ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ साइकिल्स के वैल्यू के ऊपर। इसका एंडोरेंस लिमिट का एक और एंडोरेंस लिमिट और a stress level below which a material can be cycle infinitely without failure। many materials have an endurance limit। कौन कौन से मटेरियल देखो यहां है, एंडोरेंस लिमिट किस किस मटेरियल्स की होगी? लो स्ट्रेंथ कार्बन, alloy steels, some stainless steels, irons, molybdenum alloys, टाइटेनियम alloys एंड सम पॉलीमर्स। इनकी इंडोरेंस लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि सभी मटेरियल्स की इंडोरेंस लिमिट हो, सभी मटेरियल्स की इंडोरेंस लिमिट नहीं होती है। हाँ, इंडोरेंस स्ट्रेंथ सभी मटेरियल्स के लिए काम आती है। इंडोरेंस स्ट्रेंथ है या फटीग स्ट्रेंथ है, वो सबके लिए सबकी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक मटेरियल जो है किसी न किसी स्ट्रेस पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल्स पे फेल होगा, तो दैट इज द फटीग स्ट्रेंथ रहेंगी। मैनी अदर मटेरियल्स डू नॉट हैव एन एंडोरेंस लिमिट। कौन कौन से हैं जिनकी एंडोरेंस लिमिट नहीं होगी? एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, निकल है, अलॉय है, सम स्टेनलेस स्टील्स है, हाई स्ट्रेंथ कार्बन है एंड अलॉय स्टील्स है। इनकी क्या क्या नहीं रहेगी? इनकी एंडोरेंस लिमिट नहीं रहेगी। यानी कि जैसे ऊपर वाला ग्राफ में या एल्यूमिनियम का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ कंटिन्यूस हम स्ट्रेस कम करनी पड़ रही है, हम साइकिल लाइफ बढ़ाना चाह रहे हैं कि मटेरियल की साइकिल लाइफ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमको स्ट्रेस कम कंटिन्यूस करनी पड़ रही है। लेकिन स्टील की हम देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे आके वो स्ट्रेस जो है कांस्टेंट हो जाती है, और आप फिर चाहे कितनी भी उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाते जाइए, लोडिंग साइकिल्स बढ़ाते जाए, उससे कम रखने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइफ इनफाइनाइट हो जाती है। तो यह है आपका फटीग फेलियर, फटीग लिमिट, फटीग स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस लिमिट। ओके, थैंक यू।